वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार पुनः मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन व मोनेरा को डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा को। बेटा, प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं ये सदस्य एक कोशिकी यूकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। चूंकि ये सदस्य यूकैरियोट हैं, अतः इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक की झिल्ली उपस्थित रहेगी। भाई, प्रोकैरियोट जो रहते हैं उनमें केंद्रक का आवरण या केंद्रक की झिल्ली मौजूद नहीं होती। यूकैरियोट है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। कोशिकांगों की बात करें तो झिल्ली से अनावृत कोशिकांग व झिल्ली से आवृत कोशिकांग, दोनों प्रकार के कोशिकांग यहां हमें देखने को मिलेंगे। यहीं पर हमें यह भी समझना होगा कि प्रोटिस्टा एक ऐसा जगत है साथियों जिसकी सीमाएं सही से निर्धारित नहीं है। एक टेक्सोनॉमिस्ट इसे प्रोटिस्टा मानता है। वो टेक्सोनॉमिस्ट कौन है? आर.एच. विटेकर। तो दूसरा टेक्सोनॉमिस्ट जिसका नाम है लीनियस, वो इसके कुछ सदस्यों को प्लांटी में प्लेस करता है और कुछ सदस्यों को एनिमेलिया में प्लेस करता है। जैसे कि अमीबा व पैरामीशियम, पहले ये एनिमेलिया के सदस्य थे लीनियस के वर्गीकरण के दौरान। क्लोरेला व क्लेमाइडोमोनास ये सदस्य थे प्लांटी के लीनियस के वर्गीकरण के दौरान, जबकि वर्तमान में इन सभी को हम प्लेस करते हैं प्रोटिस्टा जगत में। इसकी सीमाएं सही से निर्धारित नहीं है। अगली चीज देखें तो इसके जो सदस्य हैं बेटा वो जलीय होते हैं। ये केंद्रक वाली कहानी ऑलरेडी मैंने पढ़ा दी है। साथ ही साथ इनके सदस्यों में सीलिया और फ्लैजिला ये पाए जाते हैं। जनन दोनों प्रकार से हो सकता है, अलैंगिक भी व लैंगिक भी। लैंगिक जनन जो है वो होता है गैमेटिक फ्यूजन या सेल के फ्यूजन से, जिसे बोलते हैं कोशिका संलयन। साथ ही साथ यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जब सेल फ्यूज होंगी तो क्या फॉर्म होगा? जायगोट। हमने हमारे प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांटा है: क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड लास्ट में आ जाता है प्रोटोजोआ। एक एक करके हम इन पांचों को पढ़ डालते हैं और जैसे ये 5 कंप्लीट होंगे साथ ही साथ हमारा जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करें क्राइसोफाइटा से। क्राइसोफाइटा के जो मेंबर्स हैं उसमें आ जाएगा डायटम्स एंड डेस्मेट्स। डेस्मेट्स जिन्हें गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। क्राइसोफाइट्स के मेंबर फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों में मिलते हैं। ये फोटोसिंथेटिक हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। और सिर्फ फोटोसिंथेटिक याद मत रखना, आप इन्हें याद रखें कि ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, ये समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर हैं। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे हमारे समुद्र में या मैराइन वाटर में। बेटा, इनकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल सोप बॉक्स के फॉर्म में होती है, साबुनदानी के रूप में होती है। जैसे साबुनदानी में एक नीचे की सतह और उसे अति व्यापित करते हुए एक ऊपर की सतह पाई जाती है, बिल्कुल ऐसी ही इनकी सेल वॉल है जो बनी है सिलिका से। करोड़ों वर्षों से जब इनकी मृत्यु हुई तो करोड़ों वर्षों में मृत्यु के दौरान समुद्र की तलहटी में क्राइसोफाइट्स की ये सिलिका की बनी जो सेल वॉल है वो जमा होती गई। इसके जमा होने से बनी डाई एटमी मृदा, जिस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेल व सायरप के फिल्ट्रेशन में हम इसका यूज करते हैं। एक और पॉइंट याद कर लेना, वो पॉइंट है प्लैंकटॉनिक। बेटा, प्लैंकटॉनिक का मतलब है कि ये निष्क्रिय रूप से सतह पर पाए जाते हैं या सतह पर बहते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्राइसोफाइट। डायनोफ्लैजिलेट की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट जो है वो भी फोटोसिंथेटिक हैं, बट ये मिलते हैं ओनली मैराइन वाटर में, केवल और केवल समुद्री जल में। इनका यदि हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपको सेल वॉल समझ आ जाएगी कि इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की 2 पट्टियां
एक पट्टी सेल्यूलोज की यहां पर ये दिख रही है, एक पट्टी ये हो गई सेल्यूलोज की। इन दोनों पट्टियों के बीच में जो खांच पाई जाती है, उस खांच में दो फ्लैजिला मौजूद हैं। यदि मैं अलग से भी डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊं तो ये हो गई सेल्यूलोज की एक पट्टी, यहां पर आ गई सेल्यूलोज की दूसरी पट्टी, और ये दोनों पट्टियां आपस में कनेक्टेड हैं, और इनके कनेक्शन पर जो खांच बनी है बेटा, उस खांच में दो फ्लैजिला मौजूद हैं, एक समानांतर और दूसरा लंबवत। यानी एक इसकी बॉडी के क्या रहेगा, पैरेलल, दूसरा रहेगा इसकी बॉडी के लंबवत। इसके एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। गोनियोलेक्स जो है ये रेड कलर का होता है। जब समुद्र में इसकी संख्या में तेजी से गुणन होता है, तेजी से अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, तो समुद्र में जो लहरें उठती हैं, जो तरंगें उठती हैं, वो लाल रंग की होती हैं, इसलिए उन्हें हमने नाम दिया लाल तरंगें। साथ ही साथ वृद्धि के दौरान ये बड़ी मात्रा में विष पैदा करते हैं, पॉइजन पैदा करते हैं। इस पॉइजन से अन्य समुद्री जीव व मछलियों की मृत्यु हो जाती है। थोड़े से और आगे चलें तो हमें मिलता है यूग्लिनॉइड। बेटा यूग्लिनॉइड ओनली फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। ये भी फोटोसिंथेटिक हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं, बट याद रखना ये सिर्फ प्रकाश संश्लेषी नहीं है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये भोजन बना लेते हैं, फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये एनिमल्स के समान व्यवहार करते हैं और ये हो जाते हैं परपोषी। अगली चीज यहां पर यह है कि चूंकि ये पादप व जंतु दोनों के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है प्लांट व एनिमल के बीच की संयोजी कड़ी या कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखें, इनमें सेल वॉल के स्थान पर एक प्रोटीन का लचीला आवरण पाया जाता है। ये जो प्रोटीन का लचीला आवरण इनमें मौजूद है उसे कहा जाता है पेलिकल। ठीक है, इनकी जो बॉडी है उसमें दो फ्लैजिला मौजूद हैं, एक फ्लैजिला बड़े आकार का, दूसरा फ्लैजिला छोटे आकार का, और एग्जाम्पल क्या याद रखना है हमें, यूग्लिना। नेक्स्ट यदि हम चलेंगे तो हमें मिलेगा स्लाइम मोल्ड, या जिसे अवपंक कवक कहते हैं। देखें अभी इसके पहले तक के तीनों क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड ये फोटोसिंथेटिक थे दोनों। ये फोटोसिंथेटिक के साथ साथ परपोषी भी था, एक तो हमने ये याद किया। दूसरा यदि हम यहीं पर इसके हैबिटाट को देखें तो ये फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर दोनों में, ये ओनली मैराइन वाटर, ये ओनली फ्रेश वाटर, तो ये इंफॉर्मेशन है कि याद रखें। स्लाइम मोल्ड के जो सदस्य हैं बेटा ये मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं, मतलब ये सैप्रोफाइट हैं, और चूंकि ये सैप्रोफाइट हैं तो ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों का क्या करेंगे, भक्षण करेंगे। असल में होता यह है कि जब अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं तो अनुकूल परिस्थिति आने पर हमारे स्लाइम मोल्ड का जो स्पोर है, कौन सी परिस्थिति में, फेवरेबल कंडीशन में, वो एक संरचना बनाता है जिस संरचना को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये संरचना कई फीट लंबी संरचना है। यही प्लाज्मोडियम प्रतिकूल परिस्थिति आने पर खंडित हो जाता है, टूट जाता है, और चूंकि ये जो कई फीट लंबी संरचना थी, जब ये संरचना ऐसे छोटे छोटे खंडों में टूटेगी तब इन खंडों के ऊपर यहां पर बनती है फ्लोटिंग बॉडी, या बोलते हैं फलनकाय। इन फलनकाय में मौजूद होते हैं स्पोर्स या बीजाणु। ये जो स्पोर हैं, ये जो बीजाणु हैं, ये स्पोर मोटी भित्ति वाले होते हैं, ये स्पोर थिक वॉल वाले होते हैं। ठीक है, इन स्पोर्स का डिस्पर्सल वायु के द्वारा होगा, और पुनः डिस्पर्सल के द्वारा जब ये स्पोर पुनः इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो यहां निर्मित होगा प्लाज्मोडियम। बट याद रखना बेटा ये प्लाज्मोडियम मलेरिया पैदा करने वाला परजीवी नहीं है। मलेरिया पैदा करने वाला जो परजीवी प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ का सदस्य है, जिसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ को। बेटा ये जो प्रोटोजोआ है इनके सभी सदस्य परपोषी होते हैं, या जिन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, ये या तो होंगे परभक्षी
यानी कि प्रीडेटर, या होंगे पैरासाइट मींस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करेंगे। याद रखें ये हमारे सबसे ज्यादा पुरातन संबंधी हैं। तो मैंने 5 जगत वर्गीकरण में जो टेबल में लिखा था कि ये परभक्षी अथवा परजीवी होते हैं, वो यहाँ प्रोटोजोआ में दे रखा है। तो वो मैंने प्रोटिस्टा में लिखा था, तो ये प्रोटोजोआ भी किसके सदस्य हैं? प्रोटिस्टा के। इसलिए हमें प्रोटिस्टा में याद रखना है कि प्रोटिस्टा के सदस्य फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, विषमपोषी या परपोषी हो सकते हैं, और जब वो परपोषी होंगे, जब वो हिट्रोट्रॉफिक होंगे, तो हिट्रोट्रॉफिक में परजीवी, परभक्षी व साथ ही साथ मृतोपजीवी। तो एक बार मैं अलग से यहां लिख रहा हूं, जो हमारा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं, बात करें क्राइसोफाइटा की, तो क्राइसोफाइटा क्या है? फोटोसिंथेटिक। बात करें यहां डायनोफ्लैजिलेट की, वो भी कैसा है? फोटोसिंथेटिक। बात करें यूग्लिनोइड की, तो फोटोसिंथेटिक भी है, साथ ही साथ परपोषी भी है। बात करें स्लाइम मोल्ड की, तो स्लाइम मोल्ड के सदस्य जो हैं वो मृतोपजीवी हैं, मतलब वो भी परपोषी ही हैं। बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं वे सारे के सारे जो मेंबर हैं बेटा वो परजीवी भी हैं, परजीवी यानी वो पैरासाइट भी हैं, साथ ही साथ वो परभक्षी, अरे परभक्षी जानते हो ना, प्रीडेटर, जैसे शेर हिरन को खा जाता है मार के, उसी मॉड को बोलते हैं परभक्षी, तो ये प्रीडेटर भी होते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखो, एक तो मैंने जो यहां लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, एक ये नीचे मैंने एक साथ सबका न्यूट्रिशन लिख दिया, तो इकट्ठा जब रहता है तो याद आसानी से होगा। हमने प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा है। अमीबॉइडल प्रोटोजोआ, आइए कलर दूसरा ले लेते हैं। अमीबॉइडल प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोआ, ये 4 हिस्से हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करें अमीबॉइडल प्रोटोजोआ की। ये जो अमीबॉइडल प्रोटोजोआ हैं, ये जीवधारी बेटा स्वच्छ जल, समुद्री जल व नम्रदा, इन तीनों ही स्थानों पर हमें देखने को मिलेंगे। इनके जो सदस्य हैं, जिसमें अमीबा आप ले लें या कोई दूसरा सदस्य ले लें, वो कूटपाद के द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा 2 काम करते हैं। एक तो अपने शिकार को पकड़ते हैं, दूसरा जो इनका चलन है, जो इनकी मूवमेंट है, वो भी स्यूडोपोडिया से ही होती है। जो इनके समुद्री प्रकार हैं, उनकी सतह पर सिलिका का आवरण मौजूद होता है, सिलिका का कवच पाया जाता है। कुछ जो पैरासाइट फॉर्म में है, उसका एग्जाम्पल याद रखें, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक पैरासिटिक अमीबॉइडल प्रोटोजोआ है। यहां से आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, या जिसे बोलते हैं कसाभिकीय प्रोटोजोआ। बेटा ये जो प्रोटोजोआ है जिसमें फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला है तो ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, ये यहां पर पैरासाइट भी हो सकता है। ठीक है, बट ऐसा मत सोचना शायद मेरे कहने से आपको ऐसा लग गया हो कि फ्लैजिला है इसलिए फ्री लिविंग है। नहीं भाई, ये फ्री लिविंग व पैरासिटिक हो सकता है, इनकी सतह पर फ्लैजिला मौजूद हैं। और फ्लैजिलेटेड में जो पैरासिटिक फॉर्म है उसका नाम है ट्रपैनोसोमा, पूरा है ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस, जिससे स्लिपिंग सिकनेस या निद्रालु डिसीज होती है। बात करें यहां पर सीलिएटेड वालों की, तो सीलिएटेड जो है इसमें हमारा एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम का यदि हम डायग्राम देखें, तो पैरामीशियम के डायग्राम में हजारों की संख्या में सीलिया इसकी बॉडी पर पाए जाते हैं, और इन सभी सीलिया में होती है समन्वित गति या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट या लयबद्ध गति। उस लयबद्ध गति से आसपास जो पानी और पानी में घुला हुआ जो भोजन मौजूद है, वो भोजन यहां इस कैविटी के माध्यम से कहां जाएगा? अंदर। इस कैविटी या इस छिद्र को बोलते हैं गलेट। तो हमने याद कर लिया कि ये अत्यंत सक्रिय गति करेंगे क्योंकि इतने सारे सीलिया हैं, जली हैं, हजारों की संख्या में जो सीलिया हैं उनकी समन्वित गति से गुहा यानी कि ग्रसिका या जिसे यहाँ गलेट बोलते हैं, उसके द्वारा जो भोजन है वो कहां पहुंचेगा? अंदर। स्पोरोजोआ, इस समूह में जो जीवधारी आते हैं स्पोरोजोआ के अंतर्गत, उनमें संक्रमण पैदा करने वाली एक अवस्था पाई जाती है, जिसमें एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम सबसे ज्यादा कुख्यात परजीवी है
ठीक है, जिससे मलेरिया नाम की डिसीज होती है। तो ये हो गया हमारा प्रोटिस्टा खत्म। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं साथियों फंजाई को। तो आइए फंजाई को स्टार्ट यदि हम करें, तो जो हमारी फंजाई है बेटा, ये परपोसी जीवों का जगत है। हेट्रोट्रॉफिक जीव यहाँ पाए जाते हैं। चूंकि परपोसी है तो परपोसी में यहाँ दो मॉड प्रेजेंट है। एक तो ये सेप्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी है, दूसरी ये पैरासिटिक मींस परजीवी होती है। थोड़े से और आगे चलें तो हमारी जो फंजाई है इसकी मार्फोलॉजी मतलब इसकी आकारिकी व वास स्थान यानी कि हैबिटाट में बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। तो मार्फोलॉजी में और हैबिटाट में, पहले मार्फोलॉजी को देखें तो फंजाई की जो संरचना है वो होती है बेटा तंतुमयी या फ्लामेंटस संरचना होती है। ये जो फ्लामेंट्स हैं, ये फ्लामेंट्स एक सिंगल सिंगल जो फ्लामेंट है वो लंबी पतली धागे की तरह संरचना है, जिसे बोलते हैं कवक तंतु या फंगल फ्लामेंट या हाइफी। कवक तंतु इंग्लिश में फंगल फ्लामेंट या हाइफी कहते हैं। ये कवक तंतु आपस में जुड़कर एक जाल बना लेते हैं जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहा जाएगा। कवक तंतु बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा कवक तंतु जिसमें बीच में इस तरह के सेप्टा हैं और न्यूक्लियस भी अलग है। दूसरा वो जो एसेप्टेट है जिसमें एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस कोशिका द्रव्य में मौजूद है। इस स्टेज को सिनोसिटिक कंडीशन या संकोशिकी कवक तंतु कहा जाता है। तो या तो कवक तंतु पटीय होगा, मैं लिख भी देता हूं, पटीय होगा, या फिर कवक तंतु अपटीय या एसेप्टेट होगा। पटीय में भी शाखित होगा, अपटीय में भी शाखित या ब्रांच्ड होगा। तो ये अपटीय जो स्थिति है इसमें साइटोप्लाज्म जो है उसमें बहुत सारे केंद्रक आ गए हैं, बहु केंद्र की अवस्था आ चुकी है। और फाइनली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जगह लिखा होगा सिनोसिटिक कंडीशन, जो यहाँ पर हमें देखने को मिला। ये है संकोशिकी अवस्था। यदि हम थोड़े से और ऊपर की कहानी देखें, बेटा हमारा जो कवक है वो विश्वव्यापी होता है, कॉस्मोपॉलिटियन है। मतलब ये हवा में भी है, जल में भी है, मिट्टी में भी पाया जाता है, प्लांट्स व एनिमल के साथ भी रिलेशन में मौजूद होता है, इसलिए इसे बोले हैं विश्वव्यापी या कॉस्मोपॉलिटियन। भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? तो भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं दो लोगों से बचाने के लिए, एक तो बैक्टीरिया और दूसरा फंजाई। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो यहाँ एस्ट्रॉन ने लिख के दी है, पहले यही समझना था। ऐसा नहीं कि मैंने पहले ऊपर की लाइनें नहीं पढ़ाई, पहले ये बेस था, अब ऊपर पढ़ लेते हैं। वो एग्जाम्पल जैसी चीजें हैं। मशरूम व कुकुरमुत्ता ये भी फंजाई के एग्जाम्पल हैं। जो हमारी सरसों की पत्तियां हैं उन पर सफेद धब्बे आ जाते हैं। वो जो सफेद धब्बे हैं बेटा वो परजीवी फंजाई के कारण आते हैं। वैसे तो सभी फंजाई बहुकोशिकी हैं, लेकिन ये जो ईस्ट है ये एक कोशिकी होती है। और इस ईस्ट का उपयोग हम रोटी व बियर, रोटी यानी ब्रेड व बियर बनाने में यहां पर करते हैं। तो ये हमारी फंजाई है। इसमें से कई फंजाई डिसीज भी कॉज करती हैं। जैसे गेहूं में जो किट रोग है वो पक्सीनिया के कारण होता है, या जिसे रस्ट डिसीज बोलते हैं। कुछ फंजाई जैसे पेनिसिलियम से हमें एंटीबायोटिक भी मिलती है। तो जो रस्ट डिसीज है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पक्सीनिया। एंटीबायोटिक हमें किससे मिलती हैं? पेनिसिलियम से। ओवरऑल ये जो फंजाई का बेसिक हमने यहां पर डिस्कस किया। थोड़े से और आगे चलें तो जो अधिकांश फंजाई हैं वो परपोसी हैं। मैंने शुरू में ही लिख दिया था इसकी कहानी। और परपोसी है तो ये मृत सबस्ट्रेट पर, ये जो बस्ट्रेट लिखा है वास्तव में ये सबस्ट्रेट है। इसलिए मैं कहता हूं हिंदी की एनसीईआरटी में बहुत सारी गलतियां लिखकर उनने दे रखी हैं, जिन्हें अपन यहां पर सुधार रहे हैं। तो सबस्ट्रेट जो है मृत सबस्ट्रेट यानी सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को ये यूज करेगी, उनका डाइजेशन करेगी, तब घुलनशील जो पदार्थ हैं उनका फाइनली होगा अवशोषण। इसे बोलेंगे इस अवस्था में सेप्रोफाइट यानी मृतजीवी या मृतोपजीवी। एक पैरासिटिक फॉर्म, जैसे हमने देखा था परजीवी फंजाई के कारण
सरसों की पत्तियों पर सफेद धब्बे आ जाते हैं। फिर ये इसके कुछ सदस्य जो हैं वो हमें सिम्बायोटिक रिलेशन में भी देखने को मिलेंगे। जैसे एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन में क्या मौजूद होता है? लाइकेन में मौजूद है एल्गी प्लस फंजाई। तो एल्गी जो है वो प्रकाश संश्लेषण करेगी, भोजन बनाएगी और भोजन बनाकर वो प्रोवाइड करेगी किसको? फंजाई को। बदले में जो फंजाई है वो फंजाई का काम क्या रहेगा? वो फंजाई खनिज पदार्थों का अवशोषण करके प्रदान करेगी किसको? एल्गी को। ऐसे ही एक और रिलेशन है माइकोराइजा। बेटा जो उच्च पादपों की जड़ें हैं, मैं आपको जब जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगा तब जिम्नोस्पर्म में मैं एग्जाम्पल लूंगा पाइनस का। तो पाइनस एक हायर प्लांट का एग्जाम्पल है। तो इन उच्च पादपों की जो जड़ें हैं इनका रिलेशन होता है फंजाई के साथ। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट प्लस फंजाई, और यहां पर ये जो फंजाई आती हैं ये है ग्लोमस जीनस की फंजाई। अगेन जो रूट है वो फूड प्रोवाइड करेगी, बदले में जो फंजाई है वो उसे खनिज व जल का अवशोषण करने में हेल्प करेगी व उसे प्रोवाइड करेगी। मतलब ये प्लस प्लस इंटरेक्शन हो गई, दोनों ही लोग एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, इससे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, बेटा फंजाई का जो रिप्रोडक्शन है, फंजाई का जो जनन है, उसका एक तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या जिसे बोलते हैं कायिक जनन। बेटा ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये हो सकता है फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से व बडिंग से। अपन यहां पर डिफरेंस समझ लेंगे फ्रेगमेंटेशन में और फिजन में। तो फ्रेगमेंटेशन ले लिया हमने यहां। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है खंडन, लिख भी लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है खंडन। फिजन का मीनिंग है यहां पर विखंडन, और लास्ट है बडिंग या साथियों जिसे कहा जाता है मुकुलन। तो यहां पर हमारे सामने जो फ्रेगमेंटेशन है या खंडन, जैसे आप चाय के कप और प्लेट लेकर जा रहे थे किसी मेहमान को देने के लिए, रास्ते में आपसे वो गिर गए तो कप टूटे, बट उनके टूटने का कोई प्लान पहले से डिसाइड नहीं था। वो किसी भी तल में, कोई छोटे आकार में, कोई बड़े आकार में, कोई बहुत बारीक से कण में टूट गया, वो फ्रेगमेंटेशन है। लेकिन मेहमानों के लिए जब आप सलाद में ककड़ी या कुकुम्बर को काट रहे हो तब वो आप गोल 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 काटते हो, मतलब उसको काटने का एक तल, प्लान ऑफ डिवीजन जो है पहले से तय होता है, उसे बोलते हैं विखंडन। कि यदि काटें, दो टुकड़े करें, बट उनको काटने के लिए जो प्लान ऑफ डिवीजन है वो पहले से डिसाइडेड हो। और बडिंग क्या है? या तो बाहर एक अतिवृद्धि निकलना, बाहर निकलेगी तो एक्सोजीनस बर्ड, अंदर निकले तो एंडोजीनस बर्ड। ठीक है। बात करें यहां पर रिप्रोडक्शन में दूसरे प्रकार की, तो सेकंड जो हमारा रिप्रोडक्शन है साथियों वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना जो अलैंगिक जनन है ये होता है बाय डिफरेंट डिफरेंट स्पोर, भिन्न भिन्न बीजाणुओं या भिन्न भिन्न संरचनाओं के द्वारा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर से ये जो जनन है अलैंगिक जनन, ये यहां पर होने वाला है। इस अलैंगिक जनन में जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर बनते हैं उसमें आप नाम याद कर लें मेरे साथ साथ। ए प्लेनोस्पोर, ये होता है बेटा आचलनशील। दूसरे होते हैं जूस्पोर। तीसरे नंबर पे आप ले लें यहां पर कॉनिडिया, और चौथे नंबर पर आप यहां पर ले लें जाइगोस्पोर। तो यहां पर हमने क्या क्या देखा? ए प्लेनोस्पोर, जूस्पोर, कॉनिडिया एंड जाइगोस्पोर। थोड़े से और आगे यदि हम चलें तो हमें अगला जो जनन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं अभी कुछ ही देर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म भी आपको समझाऊंगा। बट ये जो लैंगिक जनन है बेटा ये भी होता है बाय डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स के द्वारा, भिन्न भिन्न बीजाणुओं के द्वारा। और यहां पर जो भिन्न भिन्न बीजाणु बनते हैं उसमें आप ले सकते हैं एस्कोस्पोर,
उसमें आप ले सकते हैं यहां पर एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, oospore और एक याद कर लें जाइगोस्पोर। तब आपको लगेगा बोले सर जाइगोस्पोर आपने दो जगह लिख दिया, वो मुझे यहाँ गलती से जाइगोस्पोर याद आ गया। जाइगोस्पोर यहाँ नहीं है, यहाँ रहेगा हमारा स्पोरेंजियोस्पोर। तो याद रखें स्पोरेंजियोस्पोर। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स की हेल्प से एप्लेनोस्पोर जो अचलनशील हैं, जूस्पोर जो चलनशील हैं, कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर। लैंगिक में भी भिन्न भिन्न बीजाणु बनेंगे, एस्को, बेसिडियो, ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर। तो ये बीजाणु के नाम यहीं पर याद कर लें, जिससे आगे जाने पर जब हम अलग अलग उसकी फंजाई के वर्गीकरण को पढ़ें तो वहां ये बीजाणु के नाम हमें प्रॉब्लम में ना डाल पाएं। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन के तरीके को। बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो चूंकि हमारी जो फंजाई है उसको हमने चार भागों में बांटा है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पब डी भी बोलते हैं, PAB पब डी। ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको अपूर्ण कवक या फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। बात करें फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक जनन की, तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइकोमाइसिटीज के पास में। फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा, दो कवक तंतु, दो फंगल हाइफी सबसे पहले एक दूसरे के पास पास आते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, दो फंगल हाइफी मैंने यहां पर फॉर्म किए। ये जो दो कवक तंतु हैं बेटा, ये कवक तंतु एक दूसरे के पास पास आएंगे और इनकी जो पास पास वाली दो सेल हैं उनमें होगी प्लाज्मोगेमी। तो सबसे पहले ये कवक तंतु कहां आते हैं, पास पास आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में क्या होगा, यहां पर प्लाज्मोगेमी होगी, मतलब दो कोशिकाएं, दो कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य है वो आपस में जुड़ेगा। और प्लाज्मोगेमी होने के जस्ट बाद, जैसे ही प्लाज्मोगेमी होगी, इमीडिएट तुरंत बाद प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद यहां पर कैरियोगेमी होगी। और कैरियोगेमी होने पर हमें मिलेगा फाइनली 2n का जायगोट, और 2n के इस जायगोट में होगी मियोसिस। 2n का जो जायगोट है इसमें क्या होगी, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन से हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होंगे, अगुणित बीजाणु फॉर्म होंगे। बोले सर ये 2n का जायगोट ही क्यों बना, 4n 5n क्यों नहीं बना? क्योंकि ये जो फंगल हाइफी है, फंगल फिलामेंट हैं बेटा, ये दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब इनकी सेल पास पास आती हैं सबसे पहली स्टेप में, देन दूसरी स्टेप में क्या होगी, प्लाज्मोगेमी। तीसरी स्टेप में प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद क्या हो जाती है, कैरियोगेमी, और बनेगा 2n का जायगोट। जायगोट में क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस से बनेगा हैप्लॉइड स्पोर, और हैप्लॉइड स्पोर के जर्मिनेशन से पुनः नया फंगल फिलामेंट बनेगा। तो ऐसी कहानी किसमें पाई जाती है, फाइकोमाइसिटीज में। लेकिन एस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं, इनमें जो लैंगिक जनन का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, किन दो में भाई, एस्को में और बेसिडियो में। इनमें यहां पर कहानी ये रहेगी कि शुरुआत की स्टेप तो बिल्कुल सेम। सबसे पहले दो फंगल फिलामेंट एक दूसरे के पास पास आते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनाते हैं, पास पास आ जाएंगे। पहली स्टेप वही है, दो फंगल फिलामेंट, टू फंगल फिलामेंट कहां पर आने वाले हैं भाई, एक दूसरे के पास पास आते हैं। पास पास आने के बाद में क्या होगी, प्लाज्मोगेमी होगी। और प्लाज्मोगेमी के बाद में कुछ समय तक
कैरियोगेमी होने वाली नहीं है, प्लाज्मोगेमी ही रहेगी। इसके बाद में होगी यहां पर कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी होने पर साथियों वही कहानी है, 2n का जाइगोट बनेगा और 2n के जाइगोट में यहां पर क्या होगी, मियोसिस होगी। और मियोसिस होने पर 2n के जाइगोट में यहां पर मियोसिस होने पर क्या बन जाएगा, मियोसिस होने पर यहां बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर। और इन हैप्लॉइड स्पोर में जब जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, तो अंकुरण पर पुनः बनेगा नया फंगल फिलामेंट। तो बेटा यहां एक चीज याद रखें, डिफरेंस क्या है, प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी। यहां पहले क्या हो गई, प्लाज्मोगेमी, बहुत लंबा एक समय रहा, कैरियोगेमी उसके बाद रही। मतलब यहां पर जो कंडीशन रहेगी, जो सेल रहेगी, उसमें n+n वाले 2 न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेंगे और इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। तो साथियों डाइकैरियोफेज किन फंजाई में देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है एस्कोमाइसिटीज व वेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में। ये डाइकैरियोफेज हमें फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलने वाली नहीं है। तो ये है फंजाई का बेसिक। अब हम आते हैं फंजाई के वर्गीकरण पर।